हेलो, वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। मैं हमेशा आपके अच्छे होने की ही कामना करता हूँ। चलिए, हाल चाल तो लगे रहता है, हम लोग ऐसे भी। बस मैं इसलिए मुस्कुराता हूँ क्योंकि आप मुस्कुराते हैं। जिस दिन आपकी मुस्कुराहट नहीं दिखाई देती है, मैं खुद भी मुस्कुराना भूल जाता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरी हमेशा से हार्दिक इच्छा यही रहती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराएंगे, दिल खुश रहेगा, पढ़ाई में बिल्कुल मन लगेगा। ऐसे भी हम लोग जीव विज्ञान में ऐसा टॉपिक प्रारंभ कर चुके हैं जो मन लगाने वाला ही है। हम लोग अपने शरीर के बारे में पढ़ रहे हैं। हमारे शरीर के अंदर क्या हो रहा है, इसके बारे में हम जान रहे हैं। इससे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या हो सकता है? हम वैसे चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे शरीर के अंदर भीतर हो रहा है, हमें मालूम ही नहीं चलता कि क्या क्या हो जाता है। नियंत्रण और समन्वय में हमने कल तक तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय को देखा था। क्या था? हमें मालूम था कि वो कोशिकाएं ही हैं जो एक जगह से दूसरे जगह मैसेज पहुंचाती हैं। क्या हमें मालूम है कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा जाल है कि एक मच्छर की बात छोड़िए, मच्छर का वो जो क्या होता है, सूंड, जिससे कि खून चूसता है, वह जो है उसका चूसनी भी हमारे जाल को नहीं छेद पाती। वो चूसनी भी अगर पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वो नर्व कोशिका, नर्व सेल यानी न्यूरॉन को ही टच करेगा और उसका दर्द, उसका अनुभूति आवेग के रूप में हमारे मस्तिष्क तक जा पाता है। तो ये जाल है, और ये ऐसा जाल कि उसमें 1 mm तक कभी जगह नहीं है खाली। कहीं भी कुछ भी चुभ जाए, हमें हमारा मस्तिष्क जो है पहुंचा देता है, मालूम करा देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कल तो हम लोग पूरा मस्तिष्क को खोल कर देखे थे कि कहाँ कहाँ पर क्या है ना। हमने देखा था अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क देखा था, अग्र मस्तिष्क का गोलार्ध भी देखा था, बहुत सारी चीजें। और हमने देखा कि कहाँ पर ब्रेन का कौन सा हिस्सा है जहां से हमारे शरीर का फिजियोलॉजी यानी हमारा कार्य संपन्न होता है। देखिए, आज हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। इसके बारे में पहले दूसरे क्लास में मैंने बताया है आपको कि हमारे शरीर में या जंतुओं के शरीर में सिर्फ तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय नहीं होता है जी, रसायन के द्वारा भी। और ये रसायन जो हमारे शरीर को नियंत्रण और समन्वय कराते हैं, नियंत्रण और समन्वय में जो रसायन भाग लेते हैं, उसी रसायन को कॉमनली हम लोग हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। ये हार्मोन्स कार्बनिक होते हैं, यानी इनमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलेगा। हार्मोन्स भी एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक समूह,
और अमीन समूह मिलेगा। प्रोटीन यही होता है। ये जो हार्मोन हैं कहाँ से निकलते हैं, किस अंग से निकलते हैं? तो वो अंग, जिन अंगों से हार्मोन का स्राव होता है उन्हीं अंगों को कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों को ही हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। एक्चुअली ग्लैंड्स का मतलब जो होता है वह होता है मतलब थैला। ये ऐसे इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो थैले के समान होते हैं और इसके अंदर ही वो हार्मोन जो है स्रावित हो, और स्रावित होने के बाद ये उत्तक के जो टिश्यू फ्लूइड होते हैं, उत्तक के जो फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ जो होते हैं जो कोशिकाओं के बीच में होते हैं, बहुत सारे कोशिकाएं हैं और कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान होता है जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। इसी टिश्यू फ्लूइड में उत्तक द्रव में ये रसायन जो है विसरण के माध्यम से स्रावित कर देते हैं। इनका कोई अपना नली नहीं है कि नली से ये स्रावित करेंगे। जैसे हमने पाचन तंत्र में देखा था कि पैंक्रियाज का भी अपना नली था, पैंक्रियाटिक कैनाल था, लीवर का भी नली था जिसको हम लोग कॉमनली, जब लीवर और पैंक्रियाज का दोनों नली एक दूसरे से जुड़ जाता था तो हम लोग कॉमन बाइल डक्ट कहते थे, जो बाइल जूस निकलते थे। तो डक्ट था ना उसमें, मगर ये ऐसे अंतःस्रावी ग्रंथि होते हैं कि इनका, जैसे ये अंतःस्रावी ग्रंथि है तो यहां से कोई पाइप नहीं निकला हुआ है, बस ऐसे ही ये जो हार्मोन्स बनाएंगे, जो रसायन बनाएंगे, ये शरीर में, शरीर का मतलब टिश्यू फ्लूइड में ये मुक्त कर देते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड में जो मुक्त हो जाएगा तो क्या होगा? अब यहां से बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज का नाम हमने बताया था, रक्त केशिका, रक्त नली की बहुत पतली पतली जो है केशिकाएं होती है। तो ये रक्त केशिकाएं क्या होती है? विसरण के माध्यम से पुनः जो है ये हार्मोन्स आ जाएंगे और आने के बाद इस हार्मोन्स का जहां भी जरूरत होगा, जैसे ब्लड ऑक्सीजन लेकर चलता है और जहां जहां जिस कोशिका में, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन देता है ना, उसी प्रकार से ये जो ब्लड में हार्मोन आया तो ये हार्मोन जो है जहां पर इसकी जरूरत होगी विसरण के माध्यम से यह देते जाएगा, ब्लड दे देगा, चला जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर हार्मोन निकला, स्रावित हो तो यहीं पर काम करेगा हार्मोन, ना। याद रखिएगा हमेशा, जहां से जो हार्मोन का संश्लेषण होता है यानी हार्मोन बनता है, वहां से उसका लक्ष्य स्थान जहां पर उसको कार्य करना है, कार्य स्थल, या यूं समझे उत्पत्ति स्थल यहाँ पर है तो कार्य स्थल बहुत दूर होगा। मतलब जहां पर हार्मोन बनता है वहां पर यह कार्य नहीं करता है, वहां से कुछ दूर जाकर कार्य करता है। और दूर जाता भी कैसे? तो इसका कोई अपना नली नहीं है, बल्कि बस उत्तक द्रव में यह अपना हार्मोन स्रावित किया थैला ग्रंथि और वहां से ब्लड में, ब्लड के द्वारा संचित हुआ और फिर वहां पर जाकर जहां काम करना होगा जिस अंग में, फिर विसरण के माध्यम से वहां जाएगा और कार्य कर देगा। ब्लड रन करता है हमारे नस में, हार्मोन नहीं। अरे हार्मोन भी रन करता है, लेकिन हार्मोन की जो मात्रा की अगर बात करूं तो बहुत थोड़ी सी मात्रा होती है, 1 ml 2 ml, और उतना ही मात्रा हमारे पूरे शरीर में बहुत बड़ा चेंज लाता है ना? इंसुलिन एक हार्मोन है, आप जानते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ब्लड में शुगर को कंट्रोल करता है। अगर किसी का इंसुलिन नहीं बन रहा है किसी के शरीर में तो 500 mg या 1 ग्राम मात्र जो है स्किन के नीचे इंजेक्शन लेता है इंसुलिन का, मात्र 1 ग्राम, 24 घंटा का काम करता है।
24 घंटा ब्लड शुगर कंट्रोल होते रहेगा 1 ग्राम इंसुलिन से। अब समझ सकते हैं दाल भात तो हम इतना आधा किलो 1 किलो खाते हैं, इंसुलिन 1 ग्राम आधा ग्राम, उतना ही में हमारा पूरा शरीर का काम हो जाता है। तो इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, और ये जहां भी जाते हैं किसी अंग को ये प्रेरित करेंगे, इससे काम करवाएंगे। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रेरक की तरह है, प्रेरक। दूसरी बात, ये इसका जो प्रभाव होता है बहुत धीमा होता है। ये नहीं कि हमने हार्मोन लिया और तुरंत काम करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं। हमने बताया कि 1 ग्राम पूरा 24 घंटा तक काम करेगा इंसुलिन। उसी प्रकार आप समझ सकते हैं कोई हार्मोन होगा तो उसका बहुत त्वरित कार्रवाई नहीं करेगा, जल्दी से नहीं, धीरे धीरे अपना असर दिखाएगा। लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे जो असर दिखाता है उसका असर बहुत देर तक भी रहता है, दीर्घायु रहता है, टिकाऊ रहता है। और बहुत ऐसा चीज जो जल्दी आता है, जल्दी असर दिखाता है, जल्दी खत्म हो जाता है। जो लोग धीरे धीरे घुसाते हैं ना, उनका गुस्सा बहुत दिन तक रहता है। और जो तुरंत गर्मा गए, एक लपड़ लगा दीजिए, तुरंत ठंडा भी जाएगा। तो वही बात है, इसीलिए कहा जाता है कि धीरे धीरे प्रतिदिन पढ़िए, लेकिन पढ़िए, छोड़िए नहीं। आप सोचिएगा कि एक ही दिन सब किताब पढ़कर खत्म कर देंगे तो याद रखिए एक ही दिन वो फिर खत्म भी हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रोज आदत रखिएगा पढ़ने का तो टिकाऊ होगा। उसी तरह इंसुलिन है, आपके शरीर में यह मात्रा चाहे जितनी भी हो, थोड़ी बहुत मात्रा अगर आती है तो वो धीरे धीरे असर दिखाती है, प्रभाव दिखाती है और टिकाऊ होता है। तो ये समझ गए कि ये हार्मोन्स जो होते हैं ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, और चूंकि इनको इंग्लिश में देखिए इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ये थायराइड के समान होते हैं। और मैंने अभी बताया कि इनका कोई अपना नली नहीं होता है, इसीलिए इनको हम लोग जो है इंग्लिश में अगर बात करें तो डक्टिलस ग्लैंड्स कहते हैं। ये डक्टिलस ग्लैंड्स होते हैं, और इनको हिंदी में हम कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथियां। यानी ये ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनकी नलिका नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए नलिका विहीन ग्रंथियां जो है कितनी हैं, कितने के बारे में, ऐसे तो बहुत सारे हैं हमारे शरीर में, लेकिन हमें मुख्य रूप से जानना है किन किन ग्रंथियों के बारे में, उनको भी जान लें। सबसे पहला पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। इसको हम मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि ये सारे जो दूसरे जो ग्रंथियां हैं उन सबको कंट्रोल करती है। ग्रंथियों का ग्रंथि है, ग्रंथियों का ग्रंथि, ग्लैंड ऑफ ग्लैंड्स, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि के भी नाम से जानते हैं, यह मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दूसरा है थायराइड ग्रंथि के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करना है। तीसरा पैराथायराइड ग्रंथि के बारे में जानना है। उसके बाद 4 नंबर एड्रिनल ग्रंथि के बारे में जानना है। 5 नंबर अग्नाशय की लैंगर के दीपिका, जैसा कि हम लोग जानते हैं अग्नाशय पाचन में काम करता है। आधा अग्नाशय जो है पाचन में, पेंक्रियाटिक अग्नाशय मतलब पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज जो होता है वो पेंक्रियाटिक जूस निकलता है। लेकिन पेंक्रियाज का वो हिस्सा मैंने बताया था उसी समय कि कुछ हिस्सा जो है इंसुलिन यानी हार्मोन भी स्रावित करता है, उसको हम लोग अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं, यानी आइसलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पेंक्रियाज कहते हैं। यही इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती है जो ब्लड में शुगर को कंट्रोल करती है। उसके बाद हम लोग जाने जनन ग्रंथियां। ये जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है, अंडाशय और वृषण। अंडाशय से हम जानते हैं अंड कोशिका निकलती है और वृषण से शुक्राणु निकलते हैं। और ये कंट्रोल, हम यहाँ अंडाशय और शुक्राणु की बात नहीं करेंगे, यहाँ अंडाणु या शुक्राणु की बात नहीं करेंगे, यहाँ मुख्य रूप से हम हार्मोन की बात करेंगे कि वो हार्मोन जो स्रावित होते हैं वह किन किन चीजों को हमारे बॉडी में कंट्रोल करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अब एक एक करके हार्मोन्स यानी एक एक करके इनके इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में।
मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग हिंदी में पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा आप लोग, पीयूष ग्रंथि। अब इसके बाद देखिए, इसी को हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं इसके बारे में जानने लिए कि ये पिट्यूटरी ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो ये मैं अन्य जो ग्रंथियों का नाम बताया, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो हमारे शरीर में अलग अलग हार्मोन स्रावित करती हैं, उन सभी ग्रंथियों को ये मास्टरिंग करती है, यानी कंट्रोल करती है, मालिक होती है ना, कि किसको कितनी मात्रा में किस स्थिति में कौन सा हार्मोन निकालना है, इसका कंट्रोल यह पिट्यूटरी ग्रंथि जो ब्रेन ने इसको दे दिया है। और यही कारण है कि यह जो ब्रेन हमारा होता है ना, ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन में देखिए मस्तिष्क होता है, और ये एक देखिए इसमें हड्डियां जो होती हैं, इस पे एक हड्डी होती है जिसका नाम देखिए मैं यहाँ लिखा हूँ एस्फेनाइड हड्डी। एस्फेनाइड हड्डी में एक गुफा होता है और उस गुफा में ये ब्रेन होता है। तो ब्रेन मस्तिष्क यानी मस्तिष्क के अधर तल की एक वृंत, वृंत मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, डंठल, जैसे ये डंठल हुआ और यहीं पर देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, जो यहाँ पर मटर के दाने के जैसा हम कह रहे हैं, छोटा सा यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मस्तिष्क के अधर तल से और वृंत, वृंत मतलब डंठल से जुड़ा हुआ रहता है। और यह डिपार्टमेंट किस लिए है? शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, यह मस्तिष्क में होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। देखिए कि ये मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भागों में बांटा गया है। इसको भाग में यानी अग्र पिंडक और पश्च पिंडक। अग्र मतलब आगे का पिंडक और पश्च पिंडक, है ना, इसको हम लोग कहते हैं। और यहाँ देखिए अग्र पिंडक पहला हो गया, दूसरा है पश्च पिंडक। तो अग्र पिंडक के बारे में जान लीजिए कि यह पहला एक हार्मोन है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। देखिए मैं इंग्लिश में भी आप लोगों को बताते रहा हूँ, जितना इसमें पढ़ाया हूँ याद कीजिएगा। मैंने इंग्लिश मीडियम में प्राय कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो मैंने इंग्लिश में दिया है ताकि आप टेस्ट वगैरह दें इंग्लिश में तो आपको समझ में आए, है ना। तो ये ग्रोथ हार्मोन इसको भी कहते हैं हम लोग। यह ग्रोथ हार्मोन, इसको हिंदी में वृद्धि हार्मोन कहते हैं। यह क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन और वृद्धि हार्मोन हमारे शरीर में वृद्धि करने का कार्य करेगा। यानी हम यूँ समझ सकते हैं इस हार्मोन से कोशिका विभाजन जल्दी होगा, कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी। कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तो हमारी लंबाई बढ़ेगी, हमारी मोटाई बढ़ेगी, हमारी हड्डियां थोड़ी सी मोटी होंगी, हमारी हड्डियां भी लंबी होगी, मांसपेशी भी बढ़ेगा। इस तरह से हम बहुत हट्टे कट्टे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, लंबाई भी बढ़ जाता है, हमारा वेट भी काफी बढ़ जाता है। लेकिन एक लिमिट तक अगर बढ़ता है तो ठीक होता है। लेकिन अगर सोचिए कि ग्रोथ हार्मोन अगर बहुत ज्यादा स्रावित होने लगे, बहुत ज्यादा स्रावित हो गए तो इसका मतलब क्या होगा? आप समझ रहे हैं ना कि लंबाई एक ऐसी लंबाई हो जाएगी कि 100 लोगों के भीड़ में भी पहचान में आ जाए। एकदम खंबा जैसा लंबा व्यक्ति दिखने लगेगा, हाथी जैसा मोटा दिखने लगेगा, हाथ पैर उसके हड्डी मोटे हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार की जो अवस्था होती है व्यक्तियों में, उसको याद रखिए जाइगेटिज्म कहा जाता है। यहाँ पर जाइगेटिज्म देखिए स्पेलिंग लिखा हो गिगैंटिज्म, यहाँ पर उसको आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश में। तो जाइगेटिज्म एक ऐसी अवस्था है, कौन सी अवस्था है? जो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है बहुत अधिक होने लगता है हमारे बॉडी में सब। लेकिन अगर कभी कभी बच्चे के केस में ही आप मान लीजिए कि यह वृद्धि हार्मोन जितनी मात्रा में स्रावित होना चाहिए हमारे बॉडी में उतना से अगर कम स्रावित होने लगे तो क्या होगा? आप समझ सकते हैं ना। वो बच्चे क्या हो जाएंगे? बौना के बौना ही रह जाएंगे, उनका मतलब विकास नहीं होगा, उनका हाथ पैर छोटे छोटे हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं बौनापन में क्या क्या हो सकता है, उसका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं होगा। तो ये वृद्धि हार्मोन की अधिकता और बौनापन की बात किया। देखिए और उसी में बता दूं कि पीयूष ग्रंथि में और भी अन्य हार्मोन भी निकलते हैं। अन्य हार्मोन जैसे मैं बताऊं आपको आगे चलकर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के बारे में जब पढ़ना है, ये सब ऐसे हार्मोन हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म जो होते हैं, यानी जो नर्स युग्मक होते हैं शुक्राणु, वो शुक्राणु को बनने में सहायता करते हैं। और ऊजेनेसिस, ऊ मतलब ओवम, अंडा, यानी महिलाओं में जो अंडाशय से अंडाणु बनते हैं
वो अंडाशय में अंडाणु बनने की प्रक्रिया में भी ये सहायक होते हैं, मदद करते हैं। और ये वृषण में जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म को बनाने में ये सहायता करते हैं। इसी से पिट्यूटरी ग्लैंड्स वाले हार्मोन। और एक और चीज बता दूं, कोई स्त्री जो माँ बन जाती है यानी बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे के जन्म के पश्चात जो उसके स्तन से जो दूध स्रावित होता है, वह दूध श्रवण में भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा निकलने वाला जो हार्मोन होता है यही काम करता है। दूसरी बात बताऊं मैं आपको कि पश्च पिंडक, अग्रपिंडक के पश्चात एक उसी का भाग है, पीछे वाला भाग, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसको हम लोग पश्च पिंडक के नाम से जानेंगे। यह हमारे शरीर में जो है क्या करेगी, आप समझ सकते हैं, वाटर बैलेंसिंग, जल संतुलन, पानी की मात्रा को यह बनाए रखने में मदद करता है। मतलब हमारे शरीर से जल उतना ही क्षय होने करता है जितना आवश्यकता से अधिक जल होता है। और जल की मात्रा जब कम होती है तो हमें प्यास लगाना प्रारंभ कर देता है। हमें प्यास लगने लगता है तो हम समझ जाते हैं कि हमारे शरीर में जल की मात्रा कम है, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। वाटर बैलेंसिंग में यह पश्च पिंडक कार्य करता है अपने निकलने वाले हार्मोन से। और दूसरी बात, ये ऐसे भी हार्मोन निकलता है जो माँ को बच्चे के द्वारा जो यह हार्मोन उस समय निकलता है, जो दर्द पैदा करता है, हमारे स्त्री माओं के जो होता है, सॉरी, गर्भाशय होता है, वह गर्भाशय में संकुचन और शिथिलन होता है बच्चे को जन्म देते समय। और शिथिलन और संकुचन के लिए जो हार्मोन निकलता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, पश्च पिंडक से। तो वो ऐसे हार्मोन है जो हम समझ सकते हैं कि माताओं में जो है गर्भाशय की दीवार, गर्भाशय में ही ना बच्चा रहता है, तो गर्भाशय की दीवार को संकुचन और शिथिलन करता है, जोर जोर से दबाता है। और दबाने के कारण जो है दर्द होता है, जिससे कि बच्चे का जन्म होता है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड का पश्च पिंडक जो होता है वह हम कह सकते हैं कि माँ में बच्चे को जन्म देते समय भी सहायता करता है। आइए अब हम अपने दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए, दूसरे अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम हमने लिखा है थायराइड ग्रंथि। इसको हम लोग इंग्लिश में थायराइड ग्लैंड भी के नाम से भी जानते हैं। ऐसे भी आप जानते हैं, कभी कभी आप जानते हैं कि कभी आदमी मोटा आदमी हो जाता है तो डॉक्टर उसको लिखता है जाओ थायराइड चेक कराओ, कभी सुने होंगे। या जिससे चला नहीं जाता है, जिसका घुटना में दर्द हो जाता है, उठने बैठने में परेशानी होती है, मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो थायराइड चेक कराने पर पता चलता है कि थायराइड पॉजिटिव हो गया। थायराइड पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, देखिए, इसको समझने के लिए मैं बताऊं कि ये थायराइड ग्रंथि जो है, सबसे पहले ये जान लीजिए कहाँ होता है। तो देखिए, ये जो हमारा श्वास नली, यहाँ ये जो है इतना जो है आप समझ सकते, जहाँ से दाब देने पर आवाज़ नहीं निकलती है, ये इसको हम लोग लैरिंक्स कहते हैं। और लैरिंक्स के नीचे ट्रैकिया, ट्रैकिया मतलब श्वास नली, एक ऐसी नली जो हमारे फेफड़े में जाती है। ये श्वास नली के ठीक दोनों तरफ यहाँ दो जो है दाने, इतने मतलब छोटे छोटे गोल पिंडक हैं, जिसको हम लोग थायराइड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और ये दोनों पिंडक जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, जिस चीज से जुड़े हुए हैं उसको इस्थमस कहते हैं, इस्थमस के द्वारा ये दोनों पिंड जुड़े हुए हैं। कहाँ पर है, तो ट्रैकिया के दोनों तरफ, यानी श्वास नली के दोनों तरफ, और लैरिंक्स के नीचे, लैरिंक्स के नीचे श्वास नली के दोनों तरफ ये पाए जाते हैं। समझ में आ गया, यहाँ पर यानी होते हैं। इसको थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि होता है। द्विपिंडक कहते हैं। द्विपिंडक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए दो पिंडक है, दो पिंड के रूप में, दो गोली के रूप में ये अलग अलग जुड़े रहते हैं इस्थमस के द्वारा। अब मैं बात बताया आपको कि ये क्यों लोग कहते हैं कि जो लोग मोटे हैं उनको थायराइड है, थायराइड निकल भी जाता है, तो क्यों होता है, कारण क्या है। तो देखिए, इसका कारण क्या है कि थायरॉक्सिन, क्यों लोग मोटे हो जाते हैं, मोटे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में थायराइड ग्रंथि के द्वारा निकलने वाला जो हार्मोन है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। यह थायरॉक्सिन का स्राव कम हो जाएगा। जब थायरॉक्सिन का स्राव कम हो जाएगा तो क्या होगा, होगा क्या, थायरॉक्सिन करता क्या है, थायरॉक्सिन करता क्या है कि हमारे शरीर में जो हम तेल, घी, मसाला खाते हैं, रोटी, चावल इत्यादि जो खाते हैं, उसमें क्या क्या होता है, फैट्स, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है,
उनके पाचन में, उनको तोड़ने में मदद करता है। अब खुद सोचिए, अगर थायरॉक्सिन का उत्पादन अगर कम होने लगे हमारे शरीर में, तो वसा हो गया, जो स्टार्च हो गया, है ना, ये सब हमारे शरीर में बढ़िया से पचेगा नहीं, प्रोटीन भी नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा तो ये वसा कार्बोहाइड्रेट जगह जगह हमारे चमड़ी के नीचे जो है जमा होने लगेगा मांसपेशी के बीच में, जिसको हम कहते हैं कि चर्बी बढ़ जाएगा। चर्बी क्यों बढ़ जाएगा? कारण है बढ़ने का, यही कारण है कि शरीर में थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका स्राव कम हो जाता है, तो इससे मोटापा बढ़ जाता है। इसीलिए डॉक्टर, कोई मोटा आदमी आता है तो सबसे पहले थायराइड या थायरॉक्सिन चेक करने के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन कितनी मात्रा में निकल रहा है यह चेक करने के लिए दे देता है। ठीक है, यह एसेंशियल, अब चूंकि यह पाचन में मदद करता है वसा के, प्रोटीन में, कार्बोहाइड्रेट के, यानी आप समझ सकते हैं अगर इसकी मात्रा कम होगी तो व्यक्ति नाटा भी हो जाएगा, यानी उस व्यक्ति का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट फैट्स वगैरह पचेंगे तो उसे एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन सही मात्रा में मिलेगा तो कोशिका विभाजन होगा, कोशिकाएं विभाजित होंगी तो हमारा शरीर डेवलप करेगा। इस प्रकार से यह हमारे शरीर के ग्रोथ को भी यह रोक देता है अगर इसका स्राव कम होता है तो। दूसरी बात कि ग्वाइटर जो है, जिसको घेगा रोग कहते हैं, घेगा रोग जिसको गलकंड भी कहते हैं, वह बहुत पहले ऐसा होता था, यहाँ पर जो है एक थैला निकल जाता था। तो मैं बताऊं कि ये थैला क्यों निकलता था, तो कारण क्या है कि ये जो हमारा थायराइड ग्रंथि है, जब हम जानते हैं कि देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, यहाँ लिखा भी हो, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। यह थायरॉक्सिन जो हार्मोन है यह अगर नहीं बने उतना मात्रा में तो क्या होगा, तो यह समझता है, देखिए थायरॉक्सिन में आयोडीन की मात्रा जो है वह अधिक होती है। आयोडीन गैस है, आयोडीन गैस बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए हम नमक के साथ आयोडाइज नमक खाते हैं। आयोडाइज नमक इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें आयोडीन भी मिले। आयोडीन मिलेगा तो आयोडीन मिलने से क्या होगा कि ये थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वह सही मात्रा में बनेगा। अगर आयोडीन की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो यह जो थायराइड जो ग्रंथि है यह क्या करता है कि अधिक से अधिक यह सोचता है ना कि चलो कम मिल रहा है हमको थायरॉक्सिन, अब ज्यादा बनाना है बॉडी में। अचानक आयोडीन नहीं मिल रहा है, हमारे बॉडी को आयोडीन नहीं मिल रहा है, आयोडीन के कमी से थायरॉक्सिन नहीं बन रहा है, तो थायरॉक्सिन की मांग बढ़ गई। लेकिन यह हमारा बॉडी थायराइड समझता है, आयोडीन को नहीं देखता है। जब देखते हैं मांग बढ़ गई थायरॉक्सिन की तो एगो फैक्ट्री से 2 फैक्ट्री 4 फैक्ट्री बना लो, मतलब अपने फैक्ट्री का साइज, अपना आकार बढ़ा लो। तो यह क्या करता है, थायरॉक्सिन के अधिक मांग के कारण यह अपने आकार में वृद्धि कर लेता है, जिससे कि घेगा रोग निकल जाता है। तो इसीलिए हमें आयोडाइज नमक खाना चाहिए ताकि हम घेगा रोग से बच सके। घेगा रोग हो जाता है तो होगा क्या, होगा कि एक तो आकार में वृद्धि होगा, मानसिक रूप से भी हम प्रताड़ित होंगे, शरीर भी हमारा बेढंगा लगेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयोडीन की कमी से जब घेगा रोग किसी व्यक्ति को होता है तो उसका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास रुक जाता है। इसीलिए मैंने लिखा है फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ चेक हो जाता है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, या वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, ये कुछ इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो आपको हमेशा जो है लर्न करते रहना चाहिए, जिससे कि इंग्लिश में अगर आप टेस्ट है तो आपको समझ में आ सके। तो चलिए अब हम लोग अगला अपना ग्रंथि देखते हैं। 3 नंबर ग्रंथि है पाराथायरॉइड ग्रंथि। देखिए यह पाराथायरॉइड ग्रंथि का नाम पड़ा है थायरॉइड ग्रंथि, इसमें भी लिखा हुआ है पाराथायरॉइड। जो हमारा ये थायरॉइड ग्रंथि है ना, ठीक इसके नीचे, थायरॉइड ग्रंथि के नीचे पॉली युक्त, यानी इसमें भी 2 पॉल्स होते हैं, ये जुड़े रहते हैं, है ना, और इनसे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वह क्या कार्य करता है, तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। कैल्शियम की मात्रा, जैसे हम लोग दूध पीते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है ना, अंडा खाते हैं उसमें भी कैल्शियम होता है, मतलब और भी बहुत सारे चीज़ हैं जिसमें कि कैल्शियम मिलता है। और नहीं तो कैल्शियम का टैबलेट भी हम पीते हैं, कैल्शियम का सिरप भी पीते हैं। तो ये सब जो कैल्शियम है उसकी मात्रा क्यों पीना पड़ता है, जब इसकी मात्रा घटेगी बढ़ेगी ब्लड में जो है, तो हमें उसको बैलेंस करने के लिए अलग से कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है जब कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है।
तो कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, ये भी समझ सकते हैं, समझ लीजिए। क्योंकि अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा अगर अधिक हो जाएगी तो ब्लड हो जाएगा गाढ़ा, और गाढ़ा होगा तो फिर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ब्लड जो है बढ़िया से आपके वेसल्स में, रक्त के नलियों में नहीं बहेगा, तो बीपी बढ़ जाएगा। बीपी बढ़ जाने से तरह तरह की बीमारी, फिर हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारी बीमारी हो सकता है। एक चीज़ घटने या बढ़ने से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, बस इतना ही जान लीजिए। तो यहाँ पर हम मुख्य रूप से जाने बीमारी गिनाना नहीं है, यहाँ पर यही जानना है कि जो पैराथायराइड ग्रंथि होता है या थायराइड ग्रंथि के नीचे होता है, इससे निकलने वाला जो हार्मोन होता है वो ब्लड में कैल्शियम को लेवल को कंट्रोल करता है। दूसरी बात, अब हमें चौथा एक हार्मोन है जिसके जानना है, एड्रिनल ग्रंथि। ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है, ग्लैंड है, इतना याद रखिए। इसको कभी कभी सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है, याद कीजिएगा। इसके पहले वाला चैप्टर में मैंने जब किडनी पढ़ाया था तो मैं बताया था कि किडनी में रीनल शब्द जुड़ा हो रहता है। रीनल शब्द का मतलब कि किडनी से संबंधित, यानी सुप्रारीनल ग्लैंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा किडनी होता है ना, ये हमारा पीठ है, डोर्सल भाग मतलब पीठ के पीछे वाले भाग, और दोनों तरफ रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ जो है दो किडनियां होती हैं, और इन्हीं किडनियों के ऊपर जो है छोटे छोटे दाने होते हैं थैली के समान, ये होते हैं एड्रिनल ग्रंथि। ये एड्रिनल ग्रंथि, अगर एक एड्रिनल ग्रंथि की बात करूं तो इसके दो भाग होते हैं। दो भाग का मतलब देखिएगा, कभी भी इसके दो भाग, एक को हम लोग आउटर भाग जिसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, बाहरी भाग को, और अंदर वाले भाग को हम लोग मेडुला कहते हैं। लेकिन खास बात है ये कॉर्टेक्स और मेडुला यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, इन दोनों का कार्य जो है अलग अलग होता है, इनका उत्पत्ति भी अलग, मतलब अलग अलग प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यू पाए जाते हैं, इसीलिए इनके द्वारा अलग अलग हार्मोन भी निकलते हैं और ये अलग अलग तरीके से अपना कार्य भी करते हैं। सबसे पहले मैं बताऊँ अगर कॉर्टेक्स के बारे में, यानी एड्रिनल ग्रंथि की बाहरी हिस्सा, कॉर्टेक्स का मतलब क्या हुआ, बाहरी हिस्सा। किसका बाहरी हिस्सा, तो एड्रिनल ग्रंथि का बाहरी हिस्सा, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं या एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। इससे देखिए 3 प्रकार का हार्मोन्स निकलता है। एक को हम लोग देखिए ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, दूसरे को मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, तीसरे को सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करता है, तो हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे हमने थायराइड ग्रंथि का हार्मोन थायरॉक्सिन का फंक्शन बताया था, वही से मिलता जुलता ये भी काम करता है कि कार्बोहाइड्रेट यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट और वसा और प्रोटीन, ये तीनों का ये पाचन करने में मदद करता है। वाटर बैलेंसिंग यानी जल के संतुलन को भी बनाए रखता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, देखिए हमारे शरीर में जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये आयंस के रूप में जल में या ब्लड में घुले हुए रहते हैं, तो इनको ये कंट्रोल करते हैं। ये आयंस बहुत जरूरी होते हैं जी। जैसे हमारा लूज मोशन होता है तो पानी क्यों चढ़ाना पड़ता है, जल में देखिएगा NaCl वगैरह नमक भी रहता है जो पानी चढ़ाया जाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह भी रहता है, बहुत सारे सॉल्ट्स रहते हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट्स कहे जाते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर पीते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइट्स जरूरी होते हैं हमारे शरीर में, जैसे बहुत सारे पदार्थ, जैसे ये हार्मोन्स की बात कर रहा हूँ, तो इनका भी विसरण जो डिफ्यूजन जो हमारे शरीर में होता है एक जगह से दूसरे जगह, वो इलेक्ट्रोलाइट्स के माध्यम से ही होता है। बहुत सारा, अब जैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगा तो हड्डी नहीं बनेगा, है ना, उस बैलेंस में मतलब बैलेंस नहीं बन पाएगा, तो बहुत सारे काम है। मतलब मिनरल्स जो आयंस के रूप में होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी में बनाए रखना बहुत जरूरी है, और ये बनाए रखने में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हार्मोन है मदद करता है। उसी तरह कॉर्टेक्स के द्वारा ही एक और हार्मोन है जिसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। इसका क्या काम है, तो ये जानिए कि जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे जो सॉल्ट्स होते हैं, अभी मैंने बताया कि जो बाहर निकल जाते हैं सॉल्ट्स, कैल्शियम वगैरह, पोटेशियम वगैरह की बात करूँ, सोडियम वगैरह, ये भी हमारे कभी कभी क्या होता है किडनी से बाहर निकल जाते हैं, तो उनका रीअब्जॉर्प्शन मतलब पूरा जो एक बार छना जाने के बाद पूरा का पूरा बाहर नहीं निकल जाए, मैंने बताया था कि उसमें जो है लूप होता है ना, तो वो लूप जो बनता है नज़दीक वाला लूप और दूर वाला लूप, जो बताया था कि यू आकार का जो लूप था,
है ना। तो उस लूप में फिर से जो है ऑब्जर्प्शन हो सके, इसके लिए हार्मोन मदद करता है। मिनरल कॉर्टिकॉइड जाता है तो सॉल्ट्स वगैरह को किडनी में रीअब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह शरीर में जो है मिनरल्स जो कुछ भी होता है, मिनरल्स मतलब खनिज तत्व जो कुछ भी होते हैं उनको मैनेज करता है। और साथ ही साथ चूंकि यह किडनी से संबंधित है तो यह जो है किडनी में से जल के संतुलन को बनाए रखता है। इसके बाद इसके द्वारा निकलने वाला तीसरा हार्मोन है जिसको सेक्स हार्मोन्स कहते हैं। देखिए सेक्स हार्मोन्स ये सब क्या होते हैं, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमारे बॉडी में आउटर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, आउटर सेक्स ऑर्गन्स मतलब बाहरी जो हमारे लैंगिक जो लक्षण होते हैं, लैंगिक अंग होते हैं, उनका विकास करता है। जैसे स्तन का बढ़ जाना या हमारे जांघों के बीच बाल आ जाना, कांख के बीच बाल आ जाना, पुरुष अगर है तो दाढ़ी मूंछ आ जाना, हेयर्स वगैरह मतलब, और स्त्री और पुरुष के बीच अट्रैक्शन है ना, आकर्षण को पैदा करने वाला ये हार्मोन्स कहलाता है सेक्स हार्मोन्स, है ना। और ये हमारे हड्डी और मस्तिष्क को भी मजबूत करता है ये सेक्स हार्मोन्स। अब मैं बात करता हूँ ये 3 प्रकार का हार्मोन्स जो कॉर्टेक्स के द्वारा निकला। मैंने ये हार्मोन्स और उसका फंक्शन के बारे में बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ उसका मेडुला यानी एड्रिनल ग्लैंड जो है, उसके अंदर वाला भाग जो है ग्लैंड जो थैला है उसको मेडुला कहते हैं, एड्रिनल मेडुला कहते हैं। इसके द्वारा 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है, एपोनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन क्या करता है तो देखिए इसको हम लोग एड्रिनालिन भी कहा जाता है, एड्रिनालिन भी या एड्रिनिन भी कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन एक ही हार्मोन का नाम है, एपिनेफ्रिन नाम है। यह तब निकलता है जब हम डर अचानक होता है या हम गुस्सा अचानक करते हैं, है ना, या उत्तेजना अगर अचानक लाना है तो ये एपिनेफ्रिन जो हार्मोन जो होता है वह हमारे किडनी के ऊपर वाले हिस्से से अंदर वाले ऊपर में जो एड्रिनालिन होता है, एड्रिनल ग्लैंड होता है, उसके मेडुला से यह हार्मोन निकलता है जो अचानक डर, गुस्सा इत्यादि का कार्य करता है। दूसरा एक नॉरएपिनेफ्रिन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अचानक जब आप बाघ देखते हैं, शेर देखते हैं तो कहते हैं उई माँ, अरे बाप रे, ऐसे कहते हैं। और करते समय देखिएगा दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगता है। ओ क्या हो गया, ऐसे जब होता है तो दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। दिल का धड़काने का काम जब अचानक कुछ देखते हैं हम भयावह चीज, तो उस समय यही नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन जो है स्रावित होता है मेडुला के द्वारा, यानी हमारे दिल की धड़कन को बहुत तेजी से बढ़ा देता है। और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ेगा तो ब्लड तेजी के साथ बहने लगेगा, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण ब्लड शुगर की भी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपका चौथा ग्रंथि बताया। अब मैं बात करता हूँ अपने 5वें हार्मोन के बारे में, 5वें ग्रंथि के बारे में, जिसका नाम है देखिए अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिकाएं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस। देखिए लैंगरहैंस एक व्यक्ति का नाम था, उन्होंने ही यह आइलैंड्स खोजा था। इनके मतलब ये जैसे हम जानते हैं ना कि ये कहाँ होता है। अगर इसकी बात करूँ मैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। देखिए जब हमारा ऊपर से आता है आहार नाल, तो यहाँ पर हम जानते हैं स्टोमक बनता है। स्टोमक के ठीक पीछे ये देखिए ड्यूडिनम होता है। ये जो यू जो बनता है इसको ड्यूडिनम कहते हैं। और यहीं पर जो है पैंक्रियाज होता है हमारा, यहाँ जुड़ा रहता है। ये पैंक्रियाज जो है लगभग पीले रंग का होता है, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। इसके 2 फंक्शन हैं। एक फंक्शन तो देखिए इससे पैंक्रियाटिक जूस निकलता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, फैट्स वगैरह को पचाने में, डाइजेशन में मदद करता है। और ये जो एरिया है हम यूँ कहें, यहाँ ये ऐसे कोशिकाएं हैं, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का समूह है या ऊतक है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरह कार्य करता है, यानी एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का नाम आप जानते हैं इंसुलिन कहा जाता है। और ये इंसुलिन क्या करता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर ये इंसुलिन की मात्रा अगर कम निकलने लगे तो कम निकलने से क्या होगा, आपके शरीर में ब्लड शुगर यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी। और शुगर की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड आपका गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर वगैरह बहुत कुछ
मतलब हानि हो सकता है, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाएंगे, ब्लड शुगर आपका चेक करवाएगा, ब्लड शुगर अगर बढ़ा हुआ है तो आपको क्या कहेगा कि चीनी कम खाइए, जिससे कि शुगर की मात्रा ब्लड में ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि कंट्रोल करने वाला इंसुलिन आपके बॉडी में नहीं बनता है ना। दूसरी बात, आप हमेशा चेकअप करवाते रहिए, कभी इंसुलिन की मात्रा बढ़ न जाए, नहीं तो बीपी होगा, हार्ट अटैक वगैरह बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है शुगर के पेशेंट को। इसके अलावा आप नहीं तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये सब नहीं मानते हैं, तो इंसुलिन का जो है गोली लीजिए, इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए और दवाइयों इत्यादि का प्रयोग कीजिए, ताकि आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में रहे। यह कहाँ होता है तो मैंने बता दिया, आमाशय तथा डेवडिनम के बीच होता है। इसका रंग कैसा होता है, यही इसका मुख्य काम है। ठीक है, ब्लड शुगर को मेन कंट्रोल होना है। आप समझ सकते हैं कि ब्लड शुगर की मात्रा अगर बढ़ जाएगा तो इसके कारण लोगों को क्या होगा, डायबिटीज की बीमारी होगी, जिसके चीनिया रोग कहते हैं, मधुमेह रोग भी कहा जाता है। इसी कारण इंसुलिन की मात्रा को कम करने के कारण होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने छठे और लास्ट जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में, जिसका नाम है जनन ग्रंथियाँ। जनन ग्रंथियाँ ये भी देखिए, जनन ग्रंथियाँ दो प्रकार की मानी जाती हैं। महिलाओं में अंडाशय होता है और पुरुष में वृषण होता है। ऐसे तो इनका काम हम लोग जानते हैं कि वृषण से अंड कोशिका बनता है, अंडाशय से अंड कोशिका बनता है और वृषण से स्पर्म बनता है, शुक्राणु बनते हैं पुरुष में, ये नर युग्मक। लेकिन इनके अलावे भी ये एंडोक्राइन की तरह कार्य करते हैं, यानी हार्मोन्स का स्राव करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हार्मोन्स अंडाशय से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, ये क्या करते हैं, महिलाओं में जैसे पीरियड्स आते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि उसका जो गर्भाशय की दीवार कभी मोटा होना, पतला होना, ब्लड की कमी, या ओवरी से अंडाशय से जो है अंडाणु का बाहर निकलना, ये सब क्रियाओं का जो शुरुआती जो लैंगिक लक्षण होते हैं महिलाओं में, उन सबको कंट्रोल करने में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा मैं वृषण की बात करूं तो वृषण में दो प्रकार का हार्मोन, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को हम लोग मेल हार्मोन भी कहते हैं, सिर्फ पुरुषों में ही होता है। और इसे समझ सकते हैं कि पुरुषों में जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो सब टोटल लैंगिक लक्षण, मतलब अट्रैक्शन वगैरह को लेकर, या हम सेक्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, तो ये जो हार्मोन्स जो होते हैं वो पुरुषों में लैंगिक लक्षण को प्रकट करते हैं। तो ये कुल मिलाकर जो है हम समझ सकते हैं कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में ये रासायनिक नियंत्रण और समन्वय होता है हार्मोन्स के द्वारा, और ये काफ़ी जो है प्रभावी होते हैं। इनके अभाव में या इनके अधिकता में हमारा शरीर जो है काफ़ी बुरा फंस सकता है। तो इस प्रकार से यह मैंने पूरा चैप्टर फिनिश किया। मुझे उम्मीद है आप लोग इसका फेयर भी मुझे कल तक दिखा देंगे, और फेयर के बाद इसका क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, मैं टेस्ट भी लूँगा इसका। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स।